अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ीम भट्टी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? होप सो आपने मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखी होंगी। नहीं देखी तो आप साउथ अफ्रीका वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने इलेक्शन के बारे में काफ़ी बात की। और इलेक्शंस में क्या हुआ, जो नेल्सन मंडेला की पार्टी एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, पहली दफ़ा 30 साल में 1994 के बाद अपनी मेजॉरिटी खो बैठी। ऐसा क्या हुआ कि वो 9 प्रोविंसेस में जो साउथ अफ्रीका का इलेक्शन हुआ, उसमें कुछ प्रोविंसेस में तो अपनी मेजॉरिटी पे नहीं आ सके, जो हर दफ़ा से पार्टी जीतते थे। 14 घंटे की वोटिंग, 23,000 पोलिंग स्टेशंस, 9 प्रोविंसेस, 62 मिलियन पीपल का मुल्क, जिसमें डेमोक्रेसी को प्रिवेल किया गया, अपार्थाइड ख़त्म करके वाइट माइनॉरिटी से बचाया गया नेल्सन मंडेला की सदारत में। वो मुल्क अब एएनसी को नहीं चाहता कि वो पोजीशन में रहे या पावर में रहे। उसकी कई वजूहात है। सबसे बड़ी वजह 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इस 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से कुछ सेक्टर्स ने तो वोटिंग को ही डिनाई कर दिया कि हम वोट ही नहीं करेंगे। और उस वोटिंग को ना करने के बरअक्स कुछ लोगों ने ये बोला कि हमने वहाँ तक लड़ाई की जहाँ तक डेमोक्रेसी आई, और अब हम डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए वोटिंग करेंगे। अब आप बताएं कि वोट करना कितना ज़रूरी है अपने राइट्स के लिए खड़े होने के लिए। वोट करेंगे तो ही आपकी अपनी मतलूबा पार्टी, जिसको आप चाहते हैं कि पोजीशन में आए, वो आएगी। लोग अपनी मर्ज़ी के इलेक्शंस में आए। एएनसी, एमके और डिफरेंट पार्टीज़ ने उसमें जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। एमके पार्टी ने, जो जैकब जुमा की पार्टी है, जो पहले से ही एएनसी की तरफ से प्रेसिडेंट रह चुके, उस पार्टी ने बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स दिए। उन्होंने कुछ प्रोविंसेस में तो टॉप किया अपने वोटिंग में, लेकिन उनके अपने बेटे ने, जो कि उनका अपना बेटा है, उसने अपनी पार्टी, जैकब जुमा के अपने बेटे ने एमके पार्टी को वोट नहीं किया, और वो एएनसी के साथ ही रहे, क्योंकि वो कहते हैं कांग्रेस को रहना चाहिए। और एक बुरी खबर भी थी कि जैकब जुमा के अपने भाई 82 ईयर्स के थे, जो जोसेफ जुमा, वो इंतकाल कर गए। तो उनका जो जीतना है जैकब जुमा के लिए इतना हैप्पीली नहीं होगा, वो उसको उस तरह से नहीं मना पाएंगे। तो अगर हम इलेक्शन डे की बात करें तो इलेक्शन डे पे स्कूल्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में और वाइट उसमें टेंट्स में, बड़े बड़े ओपन हॉल्स, ओपन जगहों पे वाइट टेंट्स लगाए गए और वहाँ पे पोलिंग की गई। लोग अपनी मर्ज़ी की जो पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उन पार्टीज़ के टी शर्ट्स पहने आए और उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। गोगो, जो 120 ईयर्स की थी, उन्होंने क्या कहा, आई जस्ट वांटेड टू वोट फॉर मंडेला, जो कि 121 साल की हो जाएंगी जुलाई में। उन्होंने वो सारा पोर्शन देखा जो 1994 से पहले था और 1994 के बाद 30 इयर्स में हुआ। और फिर वहाँ पे कुछ कोको सारा 105 इयर्स ओल्ड, जो बीएमडब्ल्यू में आई, वो भी एएनसी की सपोर्टर थी। तो एएनसी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और वो सारा कुछ था। लेकिन इलेक्शन डे कोई आसान डे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन के जो वो थे, अपने एजेंट्स थे, या इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स थे, या पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो बहुत ख़तरे में भी रहे। कई जगह पे बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें भी मिली कि उन लोगों को रोका गया। इलेक्टोरल कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ भी मिली कि उनको काफ़ी डेंजर हालात का सामना करना पड़ा। अब डेंजर हालात कैसे हुए कि कई जगह पे उन ऑफिसर्स को रोका गया और रोक के उनके बैलेट बॉक्सेस के सीरियल नंबर्स चेक किए गए। कुछ बैलेट बॉक्सेस के नीचे से खुले हुए मिले, कुछ बॉक्सेस को ख़राब किया गया। फिर वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वाक़या हुआ कि इलेक्टोरल डे वाले दिन 2 घंटे के लिए वहाँ पे आईसीई की वेबसाइट जो है वो मिस्टीरियस तरीके से बंद हो गई। और एमके पार्टी ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया। क्योंकि उसमें जो है वो
IEC की डैशबोर्ड बंद हो गया, इलेक्शन रिजल्ट स्क्रीन्स बंद हो गई, वेबसाइट बंद हो गई, मोबाइल ऐप बंद हो गई और वो तकरीबन 2 घंटे तक यही मामला चलता रहा। फिर कुछ पोलिंग स्टेशंस पे खबरें मिली कि वहाँ पे जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग डिले हुई, उनका काफ़ी मामला डिले की तरफ चला गया कि वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी MK पार्टी जितना मर्जी कहे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज अ न्यू पार्टी। तो ANC और MK पार्टी इन दोनों का ही मेन मुकाबला रहा। अब MK का अच्छा परफॉर्म करना, ये भी कहा जा रहा है कि ANC की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ये बहुत बड़ा किरदार हुआ, क्योंकि MK पार्टी, जैकब ज़ुमा जो हैं वो पहले ANC से ही बिलोंग करते थे, तो उनका इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और फिर एक प्रोविंस KZN में 6 लोगों पे अटैक भी किया गया, जिसमें से 3 लोग मर गए, एक वुमन जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गई और 2 जो हैं वो अनहार्म्ड रहे। अब इसके मुकाबले में अगर हम डिफरेंट प्रोविंसेस की बात करें तो काफ़ी प्रोविंसेस में डिफरेंट न्यूज़ हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। और फिर वही बात कि हमें कुछ लोगों का अब यही ख्याल है कि हम लोग डेमोक्रेसी तक लड़े, अब हमें वोट के ज़रिए डेमोक्रेसी को बचाना है। अब कुछ अखबार ने ये लिखा कि जी अब डेमोक्रेसी अभी वहाँ पे बिल्कुल नई थी, अब उस नई डेमोक्रेसी को जो है वो ख़त्म होके वो अननोन टेरिटरी की तरफ ना चला जाए इस इलेक्शन के बाद साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो इलेक्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहे, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई गई उस अपार्थाइड 1994 के बाद नेल्सन मंडेला की सदारत में। अब 30 इयर्स के बाद जो पिछले इलेक्शंस 2019 में हुए थे, ANC 55.5% से जीत गई थी, लेकिन इस दफ़ा ANC पार्टी सिर्फ 40% तक रह गई। बाकी सेकंड नंबर पे डेमोक्रेटिक अलायंस आए, थर्ड पे MK आए और फिर EFF और IFP। और अब हम बात करते हैं कि सूबों में और सेंटर में क्या एक्चुअल पोजीशन रही वोट्स की। KZN में MK ने 45.35% वोट्स लिए, IFP सेकंड पे आई जिसने 18.04% लिए, थर्ड पे ANC। KZN प्रोविंस में ANC थर्ड नंबर पे रही जिसमें सिर्फ 16.97% वोट ले सके, और फोर्थ पे DA डेमोक्रेटिक अलायंस 13.39% पे रहे, EFF 2.26% पे रहे। नेक्स्ट प्रोविंस की बात करें तो वो एक मेन प्रोविंस वेस्टर्न केप, जहां पे डेमोक्रेटिक अलायंस फिर आगे रही 55.34% से, और ANC यहाँ भी दूसरे नंबर पे आई, 19.45% वोट्स लिए। PA ने 7.85, EFF ने 5.28 और CCC ने 2.38% लिए। तो ये 2 सूबों में हो गया। और तीसरा सूबा ग्वाटेंग में क्या हुआ, ANC 34.55 से नंबर 1 पे रही, DA में 27.77% हुआ, EFF में 12.89%, MK पार्टी ने 9.68 लिए और 4.13% एक और पार्टी ने वहां पे वोट्स लिए। अब बात है सेंटर की, जो मेन वोटिंग हुई और जहां पे सेंटर में हुकूमत बनेगी या वो मेन हुकूमत बनेगी और प्रोविंसेस से अलहदा से जो वोट्स आए। अब 62 मिलियन पीपल का जो एक मुल्क है, 62 मिलियन पीपल जो बहुत ज़्यादा एक में डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, और वहाँ पे 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी भी। वहाँ पे ANC 40.28% के साथ 6.3 मिलियन वोट्स लेने में कामयाब हो गई। DA पार्टी जिसने 21.63% वोट लिए, 3.4 मिलियन वोट्स बनते हैं ये। MK पार्टी ने 14.71, 2.3 मिलियन। ये बहुत इंप्रेसिव बात है कि एक नई पार्टी का इंट्रोड्यूस होना, रजिस्टर होना और 2.3 मिलियन वोट ले लेना और 14.71% के साथ थर्ड नंबर पे आना। EFF ने 9.46% वोट्स लिए जो 1.5 मिलियन बनते हैं। IFP 3.9% वोट के साथ 610,444, 6,10,400 वोट्स लेने में वो कामयाब हुए। अब देखना यह है कि इन वोट्स की
मुताबिक 40% ANC तो ऑब्वियसली लीडिंग पोजीशन पे है। अब वो किसके साथ अपना अलायंस बनाते हैं? मैं बात कर रहा था पिछली वीडियो में अल जामा के बारे में कि अल जामा जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी की एक पार्टी है जो पॉपुलैरिटी ले रही है, लेकिन वो सिर्फ 0.24% वोट्स ले सकी, 38,564। अब जो सेंटर में पोजीशन बन रही है वो ANC, DA, MK, EFF, IFP। अब ANC और DA और MK, अब ANC और MK अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वही बात हो जाती है कि पहले ये इकट्ठे थे, अब अलहदा हुए और दोबारा इकट्ठे हो गए। अब DA के साथ अगर ANC मिलती है तो वो 61% वोट्स बना लेते हैं, तो 50% से ज़्यादा जब हो जाएगा तो दोबारा से वही सिरिल रैमाफोसा जो है वो आ सकते हैं या जैकब ज़ुमा बन सकते हैं, लेकिन जैकब ज़ुमा तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे। सिरिल रैमाफोसा ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे साउथ अफ्रीका के मोस्ट प्रोबेबली। अब देखना ये है कि किस तरह से ये हुकूमत बनती है। जब आप पावर में नहीं होते, 100% 50% से ज़्यादा आपके पास पोजीशन नहीं होती, तो आप लॉज क्रिएट नहीं कर सकते, आप उस तरह से पावर में नहीं होते, आपको अपोजिशन की बहुत अच्छे तरीके से सुननी पड़ती है। आपके साथ जो पावर में बैठे हुए लोग होते हैं, राइट विंग में होते हैं या आपके जो अलायंस में लोग होते हैं, आपको उनकी बहुत ज़्यादा बात सुननी पड़ती है, आपको उनके साथ मिल के सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन ANC कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में जो नेल्सन मंडेला ने बनाया, एक प्रोसीजर बनाया होगा, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में वो पीछे रह गए, इकोनॉमिकली वो लोग जो हैं वो काफ़ी पीछे रह गए। और कुछ लोग देखा, जैसे पहले हमने बात की कि BMW पे भी आए कुछ लोग वोट्स देने, और कई लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, जॉब्स का वहाँ मसला है। अब ये सारे मसाइल मिल के कौन हल करता है? क्या डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पे अच्छे से चल पाएगी? क्या साउथ अफ्रीका की इकॉनमी आगे अच्छे से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? देखते हैं। अभी तो और रिज़ल्ट्स जब 100% आ जाएंगे, अभी फिर भी 98.72% तक का जो है वो इलेक्टोरल कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका ने रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। और जो ये मैंने आपको फिगर्स बताई हैं और दिखाई हैं, इनमें यही है कि 98.72 तक जो है वो हो चुका। अब आगे फ़ैसले वो ख़ुद करेंगे। सिरिल रैमाफोसा ने जब खुद वोट डाला तो उन्होंने कहा हम 100% जीतेंगे। जब DA वाले ने, उनका जो है वो प्रेसिडेंट ने वोट डाला तो उसने भी यही कहा कि हम जीत जाएंगे। और जब दूसरे वालों ने भी कहा तो उन्होंने यही। ऑब्वियसली जब इलेक्शन से पहले होता है और इलेक्शन के बाद होता है। अब हम इलेक्शन के बाद खड़े हैं। इलेक्शन के बाद अब क्या होगा और आगे किस तरह से वो अपनी हुकूमत बनाते हैं और किस तरह से इन अपने प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को और दुनिया में अपनी चीज़ों को मनवाते हैं, और अपनी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ पे, वो किस तरह से उसको रिजॉल्व करते हैं। आया कि वो इंटरनल इकोनॉमिक चेंजेस लाते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही थी। ये सारी चीज़ें जो हमने पिछली वीडियोज़ में भी बात की वो आप ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी बारे में भी आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो और मुल्कों के इलेक्शन के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, और मुल्कों के बारे में भी हम बात करेंगे। आज की खबर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये इलेक्शन में किस तरह की परफॉर्मेंस नज़र आई साउथ अफ्रीका में, क्या कुछ चेंजेस आ सकती हैं साउथ अफ्रीका में। आप अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा कि ANC का पावरलेस होना, 100% अपनी लॉ मेकिंग करना और ये सारी चीज़ों में करना, 30 इयर्स के बाद, अपार्थाइड के बाद ये जो चीज़ें उनके पास से गईं, क्या ये साउथ अफ्रीका के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी या नुकसानदेह साबित होंगी? अब साउथ अफ्रीका क्या इकनॉमिकली बेहतर हो सकता है? क्या उनके अनएम्प्लॉयमेंट के मामलात, उनके पानी के मामलात, उनके जो और वाइट और ब्लैक और इस तरह के जो मामलात हैं, क्या ये मसाइल हल हो सकते हैं? आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।